पहले तो मेरा भाई साहब से रिक्वेस्ट है कि सबका बात सुने, पेशेंस रखें, क्योंकि सारा बात $70 पे 100 रुपये क्यों है ये बता दो। ठीक है, आप बोलिए। $70 पे 100 रुपया क्यों है ये देखिए, मैं किसी पार्टी का पक्ष तो रख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हूँ, तो मैं सिर्फ वो मुद्दे बोलूँगा जो दोनों पार्टियाँ बता रही हैं। अभी देखिए, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो है अभी तुरंत जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे ज़रा चर्चा कर लीजिए। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात कर रहे थे कि लगातार चर्चा में है, तो 5,000 करोड़ का भी जो है 2023 का डाटा है, 5,000 करोड़ चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। 900 कुछ रुपए का चंदा जो है अब हमारी जनता को आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में थोड़ा विस्तार में समझा दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वह जब कोई भी व्यक्ति SBI के अंदर एक फंड बनाया जाता है पार्टी के नाम से, और कोई भी व्यक्ति जो है उसमें चंदा देता है, जिसको जो है हिडन फॉर्म में रखा जाता है, उसको बताया नहीं जाता। अभी जो है मेरे पास 3-4 डाटा है, मैं आपको दिखा दूं। अभी जो है ये देखिए, ये देख रहे हैं 3-4 कंपनियों का आप देख सकते हैं कि इसमें जो है यशोदा स्टील का 162 करोड़ का इन्होंने चंदा दिया, उसको अभी इतना सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इतना दिखाया गया। ये जो चंदा दिया जाता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी 1,000 करोड़ का 1,200 करोड़ का चंदा मिला, तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि किस पार्टी को कितना मिला है। लेकिन पार्टी ने जो है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी 5,000 एक सर्वे में निकल के आया है, ADS सर्वे रिपोर्ट जो है कि 5,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला, 957 करोड़ जो है चंदा जो है कांग्रेस को मिला। लेकिन क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि कौन सा व्यक्ति आपको चंदा दे रहा है और उस चंदा का आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? जब ये बड़े बड़े कंपनियों का घोटाले निकलते हैं, तो आप 5,000 करोड़ का घोटाला निकला तो आपने कहा कि पार्टी में चंदा डाल दीजिए, 1,000 करोड़ का चंदा डाल दिया और उसको 1,400 करोड़ का नया टेंडर मिल गया। ये किस तरह का जो है, ये किस तरह की नीति है? अब इन सब की बातों से कोविड का टीके का मैटर भी था इसमें। कोविड का कोई टीका जो था उसमें उनका भी शायद चंदा आया हुआ था। रेमडेसिविर इंजेक्शन दूसरे मैन्युफैक्चरर को दवा ना सप्लाई हो, सेरम इंस्टीट्यूट हाँ, का सेरम ने दिया था इसका। जो कोविड की वैक्सीन थी सेरम इंस्टीट्यूट की, तो उसमें भी जो है एक ही मतलब हिंदुस्तान ही ऐसा एक था। बाद में कोवैक्सीन को अलाउ किया गया, पर कोविड के उस दौर में भी जब वैक्सीन की बहुत भारी कमी थी, भारत सरकार ने बाहर की दूसरी कंपनियां जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो है जिनके टीके लगाए जा रहे थे, उसके टीके को भारत में लोगों को नहीं लगाने दिया गया था, सिवाय जबकि टीके की भारी कमी थी। और उसी सीरम इंस्टीट्यूट ने उसी पीरियड के दौर में इलेक्टोरल बॉन्ड में भारी चंदा दिया हुआ है। चलिए, अब मैं इन मुद्दों से हट के थोड़ा मोदी जी के एक जिन्होंने खास मुद्दा था उनका, एक अग्निवीर, उनके बारे में थोड़ा जानकारी मैं अपने आम आदमी पार्टी के विवेक गुप्ता जी से पूछना चाहूँगा। बताइए आप इसके बारे में कुछ। आपका प्रश्न क्या है? हमारे अग्निवीर पे ये प्रश्न है, अगर अग्निवीर के लिए आपको 4 साल का मौका दे सकते हैं, तो जो विधायक को हर साल टिकट क्यों दिया जाता है? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश की सेना को कमज़ोर करने का ये निर्णय लिया गया था। कर क्या दिया जाता है कि हमारी देश की सैनिकों के पेंशन पर, तनख्वाह पर काफ़ी ज़्यादा जो हमारी रक्षा बजट है, डिफेंस बजट है, उसका काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है डिफेंस बजट का सैनिकों के हमारे वेतन में और पेंशन में। अब आप यह बताइए कि सेना सैनिकों से होती है, गोला बारूद से भी होती है, लेकिन सबसे प्रथम जो सेना हमारी होती है किसी देश की, तो सैनिकों से होती है, और सैनिक अपने आत्मबल से युद्ध लड़ता है। ये एक नई अग्निवीर योजना लेके चले आए, 4 साल मेरा भी ले लेना भाई। 4 साल की योजना लेके चले आए। भारी विरोध हुआ, पूरे देश में हाहाकार मचा, युवाओं के बीच में काफ़ी उत्तेजना पाई गई, आगजनी हुई, बहुत कुछ हुआ। उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने उस डिसीजन को वापस नहीं लिया। अभी एक नया खुलासा 2 महीने पहले हुआ है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल M.M. नरवणे, इनके कार्यकाल में ये अनाउंस किया गया था, जिनके कार्यकाल में ये योजना अनाउंस की गई थी, ये लागू किया गया था सन 2022 में, मुझे जहाँ तक याद है जून 2022। उसके बाद जनरल M.M. नरवणे रिटायर हो चुके हैं। अभी उनकी एक किताब आई है 4 स्टार्स ऑफ
ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अभी ये किताब जो है रक्षा मंत्रालय ने पब्लिश करने से मना कर दिया है सभी प्रकाशनों को। आप इसके बारे में गूगल करके जान सकते हैं। ये जनरल MM नरवणे पूर्व सेनाध्यक्ष ने लिखी। उसमें उस किताब में इन्होंने उल्लेख किया है कि कैसे पूर्व सेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष और नौसेनाध्यक्ष ने इस योजना का विरोध किया था, उसको मानने को भी तैयार हुए उसमें, लेकिन उन्होंने एक संशोधन करने के लिए रक्षा मंत्रालय से बात किया, कहा था अपना माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से। उसमें उनका ये तर्क था कि जो 25% की जो बार है, जो लिमिट है 25% की, कि 25 अगर मान लीजिए 100 हमारे युवा अग्निवीर बनते हैं, उसमें से 25 को हम आगे परमानेंट करेंगे, बाकी को 4 साल बाद हम रिटायर कर देंगे। पूर्व सेनाध्यक्ष और बाकी वायु सेनाध्यक्ष, नौ सेनाध्यक्ष का तर्क था, यानी सेना की तरफ से ये तर्क था कि कम से कम 75% जो हमारे अग्निवीर हैं उन्हें परमानेंट किया जाएगा। सरकार ने इसे मना कर दिया। प्लस कोई भी अग्निवीर अगर हमारा सीमा पे शहीद हो जाता है या किसी इंसर्जेंसी में शहीद हो जाता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता, उसे कैंटीन की सुविधा नहीं मिलती। अब आप यह बताइए, कोई अग्निवीर किस आत्मबल से दुश्मन का सामना करेगा? अगर उसके मन में यह भय बना रहे कि 4 साल बाद मुझे निकाल दिया जाएगा, तो शायद उसके मन में एक पल को सही अपने परिवार की याद आएगी। पहले की सरकारों में यह नियत था कि वो अपने 38 वर्ष की नौकरी पूरी करेगा, उसे कैंटीन की सुविधा मिलेगी और प्लस पेंशन की भी सुविधा मिलेगी। अगर यह नहीं मिल रही है तो अग्निवीर किस आत्मबल से सेना, हमारी जो सेना है, हमारी अग्निवीर है, वो दुश्मन सेना का मुकाबला करें? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये जो राष्ट्रवाद का दम भरने वाली बीजेपी, इसके पीछे क्या उसकी मंशा थी, आज तक इन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। चलिए, आपकी बात हो गई। अब मैं बीजेपी के वक्ता अरुण जी के पास जाके कहना चाहूँगा कि आप विवेक जी की बात सहमत है? क्या है कि अग्निवीर का दूसरे रूप में समझा दिए गए जनता के बीच में। अग्निवीर का मतलब क्या है, पहले तो समझिए। अग्निवीर क्यों लाया गया? ये इजराइल के तर्ज पे लाया गया। अभी खालिस्तान और गाजा पट्टी में युद्ध हुआ, इजराइल का हर वह डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, नौजवान, पुरुष, महिलाएं, हर व्यक्ति हथियार उठाए अपने देश के लिए। उसी तर्ज पे अब गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अग्निवीर का मतलब हमारे देश का हर नौजवान, 18 से 22 वर्ष का नौजवान भारतीय सेना का ट्रेनिंग लेगा, उसको एक मुफ्त वेतन भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि फ्री में ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। भारतीय सेना में आप 4 साल अपना सर्विस दीजिए, उसके बाद डॉक्टरी, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो भी करना हो, पत्रकारिता, सब कुछ करिए। 4 साल का पहले भारतीय सेना में ट्रेनिंग लीजिए, उसके एवज में आपको कुछ पैसा भी मिलेगा जिससे आपका और आपके घर का खर्च चल सके। लेकिन यहाँ पे उसका अलग बवंडर खड़ा कर दिया गया। एक सवाल मैं राजनीतिक पार्टियों के लिए एक और सवाल जो है बोल देता हूँ। अभी जैसे देखेंगे आप, दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी लगातार जो है फ्रीबीज के कॉन्सेप्ट पे चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी उसी को देखते हुए जो रोज विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का मैनिफेस्टो में अपने जो है जारी कर दिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। अभी कांग्रेस के राहुल गांधी कल परसों जो है अपने बयान में जो है वहाँ जनता के बीच कह रहे हैं कि हम महिलाओं को जो है 1 लाख सालाना देंगे। मैं सारे राजनीतिक पार्टियों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो भी कुछ देना चाहते हो किसके पैसे से है, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि इस तरह का लालच देके क्या आप लोगों को निठल्ला और बेरोजगार बनाए रखना चाहते हैं कि आपके पीछे ढोते रहें? ये मेरा कुछ सवाल है। आप बताएं कुछ। देखिए, फ्री बी जो आप कह रहे हैं, लगभग 23.5 लाख करोड़ कुछ चंद कारोबारियों का 10 साल में माफ कर, उसको भी फ्री बी माना जाए। किसान का अगर कर्ज माफ होता है तो भाजपाइयों के पेट में दर्द होता है कि वो आमचूर हो जाएंगे, निठल्ले हो जाएंगे। ये गलत आदत है। लेकिन जब कारोबारियों को लाखों लाख करोड़ लोन दिया जाता है, ठीक है, जब किसानों का कर्जा माफ होगा तो भाजपा के लोगों का बड़ा नुकसान। उनको लगता है कि नहीं, सरकार के ऊपर भार पड़ रहा है। और भाई मेरे जो निष्पक्ष पत्रकार और निष्पक्ष वक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, वो गलत है। मैं
ऐसा है कि जो बात ये कह रहे हैं ना टैक्स पेयर वो चाचा भी हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न तो नहीं फाइल करते, लेकिन वो नमक से माचिस, दिया सलाई और आटा तक पे टैक्स देते हैं। तो वो जो पैसा इनको मुफ्त मिलने की बात है या उसकी सुविधा मिलने की बात है, ये ज़्यादा पैसा ये देने वाले हैं। अमीर आदमी उतना टैक्स नहीं देता। टैक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है? लगभग 2.5-3 लाख करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स कितना आता है? इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है भाई, 10 गुना से ज़्यादा है। तो हर वो गरीब आदमी टैक्स देता है, चाहे माचिस खरीदता है, चाहे बल्ब खरीदता है, कुछ भी खरीदता, नमक भी खरीदता, आटा भी अब तो लग गया। तो समस्या ये है कि ये सरकार तो कफन में भी टैक्स लगा दी, पहली बार गंगा जल पे टैक्स लगा दी। तो ये जो टैक्स देने वाला आदमी है वो हर गरीब आदमी है, सिर्फ मिडिल क्लास या अपर क्लास का टैक्स नहीं है भैया। मैं तो ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति 75 करोड़ 100 करोड़ की डांसर विदेश से मंगाता है किसी आयोजन के लिए, उसका लाखों करोड़ का कर्जा माफ करती है ये सरकार। जो आदमी घर की रोटी नहीं चला पाता है, जो गरीब किसान फसल बर्बाद हो जाने पे आत्महत्या कर लेता है, उसका चंद हजार का कर्ज ये माफ नहीं करना चाहती। ये कैसा नीति है भाई इस सरकार ने? मैं आपको बताऊं, झूठ भाजपा के साथी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं तो क्या करें, बेचारे उसी रास्ते पे चल रहे हैं। जेपी नड्डा विधानसभा 2022 के चुनाव में आए थे, यहीं चकिया में, बगल के विधानसभा में उन्होंने कहा था कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, आज तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि झूठ बोलना उनका काम है। राहुल गांधी सच बोलता है, कहता हूँ। भाई जो कह रहे हैं कि 1 लाख सालाना देने की बात, अरविंद सुब्रमण्यम जो आर्थिक सलाहकार थे, मोदी जी के बड़े करीबी थे, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में 2018 में 19 के चुनाव में जब राहुल गांधी ने कहा कि हर घर 72,000, तो अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि हमने 2018 में ही ये बात आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में लिखी है, हम भी उसको करेंगे। इतना कहना था कि अरविंद सुब्रमण्यम को 6 महीने पहले आगे बात फेंक दिया गया, क्योंकि वो बात राहुल ने कही थी और राहुल ने अच्छी बात कही थी। इससे गरीब आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो गरीब आदमी खरीदेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। सवाल ये सवाल है मेरा, ये सवाल शायद समझ नहीं पाए। मेरा सवाल है कि आप एक आम आदमी, एक जनता को रोजगार मुहैया करा के उसको सक्षम बनाना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर एक चुनावी लालच देके उसको कुछ सालों के लिए डिपेंडेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आप बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज आपकी सत्ता बदल जाएगी, कल को वो स्कीम बदल जाएगा, तब वो जनता कहाँ जाएगी? क्या चुनाव के समय में इस तरह की लालच देना जनता को क्या सही है, या इसके बदले जनता ये तय करे कि ये सही है कि 5 किलो राशन अगले 5 साल देंगे, वो भी नहीं है। नहीं, जब आप बोलते हैं तो हम लोग पूरे पेशेंट के साथ हैं। कांग्रेस वालों का डिसिप्लिन एकदम नहीं है। एक मिनट सुनिए, आप डिसिप्लिन बनाए रखिए डिबेट का। हम बोल रहे हैं, आप सुनिए, आप चलिए बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि जनता को आप रोजगार देके उनको सक्षम बना के उनको जीवन भर के लिए सक्षम बनाना चाहते हैं, या उनको कुछ चंद रुपए का लालच देके अपाहिज बनाना चाहते हैं? ये डिसाइड जो है जनता को करना है, जनता को इसको सीखना है और पार्टी इस पे जवाब दे। मेरा सवाल इस पे जवाब मैं तुरंत काउंटर, मैं जनता के पास जाना चाहूँगा, पहले मैं जनता से जवाब चाहता हूँ। तुरंत काउंटर इस पे आना चाहिए। सवाल पूछेगी, जवाब नहीं देगी। और मेरा सवाल अभी कांग्रेस से है, अगर कांग्रेस के अभी के संघर्ष को देखते हुए अगर इस बार जनता कांग्रेस को वोट अगर दे देती है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप पिछली बार की तरह जनता को नहीं ठगेंगे, और इस बार वापस अगर सत्ता में आते हैं तो आप क्या क्या सुविधाएं जनता को देंगे? एकदम साफ साफ शब्दों में जनता को बताइएगा। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो जनता को क्या से क्या देगी, बताइए वैभव जी इनके बात का। पहले आपके जवाब को थोड़ा सा लंबा है तो बाद में देता हूँ। भाई के जवाब, इन्होंने कहा कि गरीब आदमी को मुफ्त दोगे तो गरीब आदमी बिगड़ जाएगा। गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? आप गलत, मेरा सवाल फिर सुनिए, आप सवाल नहीं सुने। मेरा कहना है कि पार्टियों का इस तरह से चुनावी समय में लालच देना क्या सही है या गलत है, और पार्टी
उनको हमेशा के लिए सक्षम बनाना चाहती है कि केवल चुनाव के समय कुछ लालच देके एक इनडायरेक्ट, मैं कह लूं कि इनडायरेक्ट घूस है। अभी मोदी जी 6,000 सालाना देने लगे, अरे भाई उनका कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं और सालाना 6,000 देने की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरह का लालच है? ये इनडायरेक्ट घूस नहीं है, पहले जाके जनता को राहत, आपकी बात पूरी हो गई। जनता को राहत की बात करती है कांग्रेस। हमारा जो संविधान है वो लोक कल्याणकारी संविधान है, लोक के लिए काम करता है, इसलिए जो महंगाई से त्रस्त जनता है उसको राहत देने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। और उसको सक्षम बनाने के लिए हमने कहा है कि 30 लाख नौकरी देंगे, हर उस पढ़े लिखे युवा को अप्रेंटिस 1 साल तक कराएंगे। अगर कोई बच्चा टाटा में या ताज में अप्रेंटिस 1 साल कर लेगा तो उस युवा को कोई भी होटल वाला अच्छे पैकेज पे हायर करेगा। ये हम बेकार नकारा नहीं बनाते। दूसरी चीज, भाई ने सवाल जो कही 6,000 साल का दे मोदी, वो फ्री भी नहीं है। 5 किलो राशन देंगे और 5 साल देंगे, वो फ्री भी नहीं है। लेकिन भैया जो कॉर्पोरेट को लाखों करोड़ रुपए माफ किया जा रहा है वो क्यों नहीं? मेरे सवाल का जवाब जनता के सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। इनका जो पूछना है कि वो जो 6,000 दे रहे हैं क्या वो उचित है? उस 6,000 के बजाय, जस्ट मिनट, उस 6,000 के बजाय हम क्यों ना कोई अपना ऑप्शन दें रोजगार का, जो आपका कहना है। ये हमारे हिसाब से ये एक अच्छी क्वेश्चन है, उसी पे वही चीज पे जवाब चाहिए आपसे। देखिए, महंगाई से जनता पूरी तरीके से टूट चुकी है, सही बात। लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस वजह से अगर उन महिलाओं को देंगे तो जो महंगाई से घर की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है उसमें उसको राहत मिलेगी। और हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ इसी तरह चलते रहेगा और हम कुछ करेंगे नहीं। रोजगार के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए, नौकरी के लिए हमने वादे किए हैं। किसान को उसकी एमएसपी का कानून देने की हमने बात की है। अब पब्लिक की बात का जवाब हम दे रहे हैं। हमने कहा कि हम नौकरी देंगे और इंडिया गठबंधन ने बिहार में 2.5 लाख लोगों को नौकरी देके वो सत्यापित किया है। हमने कहा 500 का गैस सिलेंडर देंगे जिससे गरीब आदमी को राहत मिलेगी, राजस्थान में हमने करके दिया। हम सरकार में आएंगे, आपके सवाल का जवाब ये है, जब सरकार में आएंगे तो पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे जिससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी। एक मिनट, इस बात को कंप्लीट कर लें। हम जब सरकार में आएंगे तो एमएसपी का कानून देंगे। हमने 3500 रुपया क्विंटल छत्तीसगढ़ में धान का एमएसपी दे के दिखाया है। तो हम जो कहते हैं वो हमेशा पूरा करते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो कभी पूरा नहीं। मोदी जी की बात नहीं है यहाँ ये बात आ रही है। आपका जो क्वेश्चन है कि जो आप 6,000 रुपये दे रहे हैं, इसके बदले में जो रोजगार का क्या मैप है आपके पास? आम पब्लिक को जो रोजगार देंगे उसका क्या कोई मैप है आपके पास? कांग्रेस के पास कोई मैप है जिससे हम कांग्रेस को सत्ता में ले आए? हर उस शिक्षित युवा को अप्रेंटिस देने की बात हम कर रहे हैं। जब उसको अप्रेंटिस देंगे तो उसके लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। हमने यही बात कही कि जब हम अप्रेंटिस देंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा कि नहीं। और जितनी योजनाएं हमने पहले से लॉन्च की है, मनरेगा के मजदूर को हमने प्रतिदिन महंगाई के हिसाब से 400 रुपये देने की बात कही। मोदी सरकार ने क्या किया कि 5,000 करोड़ उसके बजट में कटौती कर दी। जो मनरेगा की बात करते थे कि नहीं ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, उसी मनरेगा ने पूरे कोरोना काल में गरीबों को संभाला और मोदी जी उसी की तारीफ करने लगे। इसलिए क्योंकि कांग्रेस दूरगामी फैसले लेती है, गरीबों के लिए सोचती है। तो सवाल ये है, हम पुरानी पेंशन की बात करते हैं, हम एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सस्ती बिजली होनी चाहिए, हम कहते हैं कि सस्ते उर्वरक होने चाहिए, हम कहते हैं कि 500 रुपये का सिलेंडर सबको मिलना चाहिए, हम कहते हैं कि जो नौकरियां 30 लाख पद खाली हैं, जो मोदी सरकार ने लगभग इनके आंकड़ों के अनुसार 9.5 लाख करोड़ पद इन्होंने रद्द किया है, इन सारे पदों पे हम भर्ती करेंगे। और जब एक युवा को नौकरी मिलती है तो उसकी 3 पीढ़ियां संवर जाती हैं। एक उसके पिता की पीढ़ी संवर जाती है, एक उसकी पीढ़ी संवर जाती है और एक उसके बच्चों की पीढ़ी संवर जाती है। और ऐसे हम देश और समाज का उत्थान करना चाहते हैं। धन्यवाद।